फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। सो यहाँ हम बात कर रहे हैं एंटी एनेट साइकोलॉजी की। और यहाँ हमारा फर्स्ट यूनिट एमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी हमारा टॉपिक चल रहा है, जिसमें कि हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। और अभी हम बात कर रहे हैं ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी की। सो लास्ट वीडियो भी हमारा इस पर ही बेस्ड था। आज की इस वीडियो में हम ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी पार्ट 2 को हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी प्रीवियस वीडियोस में हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी। हमारी प्रीवियस वीडियो या हमारी लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के। और हमने ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के बारे में हमने इसकी चीज़ों को समझा था कि इसमें किन चीज़ों पर फोकस किया जाता है। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का मेन सोल क्या है, इसके संस्थापक कौन है। इन चीज़ों को हमने देखा था। साथ ही हमने ये भी देखा था कि इसको साइकोलॉजी का थर्ड फोर्स कहा जाता है। इसके बाद हमने बात की थी कार्ल रोजर्स की। हमने कार्ल रोजर्स के कंट्रीब्यूशन को हमने समझा था और इनके कंट्रीब्यूशन को हमने देखा था कि इनकी कंट्रीब्यूशन को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करके हम यहाँ पे देख सकते हैं। इनकी थ्योरी, इन्होंने जो थ्योरी दी है उसको पर्सन सेंटर्ड थ्योरी कहते हैं, या फिर इनको सेल्फ थ्योरी, आत्मन सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि कार्ल रोजर्स ने सेल्फ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है। इनके कंट्रीब्यूशन को हम यहाँ पे 4 भागों में बांटकर हम स्टडी करेंगे। पहला है जीव या प्राणी, जिसको कि ऑर्गेनिज्म भी हम कह सकते हैं। दूसरा है आत्मन या सेल्फ, जिस पर कि मेन फोकस इन्होंने किया है। थर्ड है प्राणी तथा आत्मन में संबंध, रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड सेल्फ। और लास्ट हम देखेंगे आत्मसिद्धि, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यहाँ हमने ऑर्गेनिज्म की बात हमने कर ली थी, प्राणी को हमने समझ लिया था कि प्राणी क्या है, या फिर रोजर्स जो है वो प्राणी की व्याख्या किस तरह से करते हैं। आगे हमने सेल्फ के कॉन्सेप्ट को भी हमने समझा था अकॉर्डिंग टू कार्ल रोजर्स, कि इनके अकॉर्डिंग सेल्फ क्या है। और हमने लास्ट टाइम हमने बात की थी कि इन्होंने, रोजर्स ने सेल्फ के 2 सब सिस्टम्स भी बताए गए हैं। मीन्स इन्होंने सेल्फ को भी 2 उपतंत्रों में बांटा हुआ है, सेल्फ कॉन्सेप्ट और आइडियल सेल्फ, आत्म संप्रत्यय और आदर्शवादी आत्मन। इसको हम आज की वीडियो में हम इन चीज़ों को हम कवर करेंगे। साथ ही हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में भी हम बात करेंगे। आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट, जो कि इन्होंने रोजर्स के द्वारा दिया गया एक कॉन्सेप्ट है, और जिसको इन्होंने सेल्फ के अंतर्गत, आत्मन के अंतर्गत इन्होंने दिया हुआ है, क्योंकि इन्होंने सेल्फ को 2 भागों में बांटा है, सेल्फ को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, सेल्फ कॉन्सेप्ट और आइडियल सेल्फ। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट की। सेल्फ कॉन्सेप्ट, आत्म संप्रत्यय, व्हाट इज सेल्फ कॉन्सेप्ट। जैसा कि हमें कार्ल रोजर्स बतलाते हैं कि सेल्फ कॉन्सेप्ट का संबंध हमारे कॉन्शियसनेस से होता है, हमारी चेतन अनुभूतियों से ही होता है। मीन्स जिन चीज़ों को हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं अपनी लाइफ में, हम बहुत सारे अनुभूतियों को हम देखते चलते हैं, अपनी अनुभूतियों को साथ लेते हुए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। उन्हीं अनुभूतियों से, उन्हीं एक्सपीरियंसेस से हमारा आत्म संप्रत्यय या हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट हमारा डेवलप होता है। किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी सिचुएशन के लिए हमारा एक सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। साथ ही रोजर्स ये भी बतलाते हैं कि अगर एक बार हमारा आत्म संप्रत्यय किसी भी चीज़ के लिए बन जाता है, तो फिर उसमें चेंजेस लाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, या कई बार हम इसको चेंज नहीं भी कर सकते। सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो हम देखते हैं कि बचपन में ही 5 इयर्स तक, 5 साल की आयु तक व्यक्ति का सेल्फ कॉन्सेप्ट एक तरह से डेवलप हो जाता है, और आगे जैसे जैसे व्यक्ति चलता है उसमें और ज़्यादा निखार आता जाता है, और साथ ही साथ व्यक्ति अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट से भी अवगत होता है। जैसे अगर हम यहाँ एक एग्जाम्पल की बात करें तो हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी, उनका एक बहुत ही मेन ट्रेट या उनका एक मेन गुण था अहिंसा का। वो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। हमने ये चीज़ देखी कि उनका ये जो सेल्फ कॉन्सेप्ट था कि हमें हमेशा ऑनेस्ट होना चाहिए, या हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, उनका ये जो कॉन्सेप्ट था वो स्टार्टिंग में ही, उनके बचपनावस्था में ही ये डेवलप हो चुका था। और जैसे जैसे ये आगे बढ़े वे इसको और भी ज़्यादा निखारते चले गए। जैसे जैसे इनकी और ज़्यादा अनुभूतियाँ इन्होंने प्राप्त की, वैसे वैसे इनका सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप होता चला गया।
तो मतलब व्यक्ति अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट से पूरी तरह से अवगत होता है, मीन्स व्यक्ति अपने लिए कुछ रूल्स बनाता है, अपने लिए कुछ नॉर्म्स तय करता है, उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, और व्यक्ति इन चीज़ों से पूरी तरह से अवगत होता है। जैसे अगर हम एक चोर की बात करें, अगर कोई चोर होता है या फिर अगर कोई क्रिमिनल की हम बात करें, सो उसका कुछ इन्वामेंट ही, उसका फैमिली इन्वामेंट हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसा हो सकता है, या फिर उसका स्कूल इन्वामेंट का भी व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, या फिर व्यक्ति के फ्रेंड सर्कल का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। सो कहीं ना कहीं व्यक्ति का एक, जब व्यक्ति छोटा होता है, जब बच्चा छोटा होता है, तो उसका इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। सो हम कह सकते हैं कि अगर कोई क्रिमिनल बनता है, सो उसका एक इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं उसके लिए ज़िम्मेदार होता है, क्योंकि व्यक्ति जब किसी भी तरह के अलग इन्वायरमेंट में रहता है तो उसके सेल्फ कॉन्सेप्ट पर उस इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। सो आई होप आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट ये समझ आ गया होगा। आगे हम देखते हैं आइडियल सेल्फ, आदर्शवादी आत्मन। आइडियल सेल्फ हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति के सेल्फ कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड होता है, क्योंकि आइडियल आत्मन में व्यक्ति को बहुत अच्छे से पता होता है कि व्यक्ति को फ्यूचर में क्या चाहिए, व्यक्ति आगे क्या करना चाहता है, उसके आगे के प्लान्स क्या हैं। सो व्यक्ति इन चीज़ों के लिए बिल्कुल निश्चित होता है, व्यक्ति सुलझा हुआ होता है। सो जब व्यक्ति का आइडियल सेल्फ और व्यक्ति का सेल्फ कॉन्सेप्ट ये दोनों बैलेंस में होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति में एक अच्छी पर्सनालिटी, एक स्वस्थ पर्सनालिटी डेवलप करती है। लेकिन अगर व्यक्ति के आइडियल सेल्फ और सेल्फ कॉन्सेप्ट में अगर भिन्नताएं होती हैं, अगर उसमें डिफरेंसेस होते हैं, तो व्यक्ति में एंजाइटी उत्पन्न होती है, व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है। जैसे इसको हम एक एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं कि अगर हम कहें कि अगर कोई क्रिमिनल है और क्योंकि उसका इन्वायरमेंट ही शुरू से ऐसा रह चुका है और उसके अंदर ये चीज़ें बिल्कुल रच बस गई हैं, और अगर उसको फिर बाद में सुधारा जाए या फिर उसको सही रास्ते पर लाने की कोशिश की जाए, तो मैं ये नहीं कहती, या रोजर्स ये नहीं कहते कि ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, मीन्स असंभव नहीं है, ये मुश्किल तो है, क्योंकि व्यक्ति का अगर एक बार कोई कॉन्सेप्ट बन जाता है तो फिर उसको चेंज करना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और अगर वो व्यक्ति, अगर वो क्रिमिनल है, या फिर अगर हम एक नॉर्मल व्यक्ति की बात करें, अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति है जो कि आगे चलकर अगर कोई ऐसी सिचुएशन में चला जाता है जो कि उसको मजबूरी में उसको कोई कहीं चोरी करनी पड़ती है या फिर किसी को मारना होता है, तो उसके अंदर एक तरह से एंजाइटी उत्पन्न होती है, क्योंकि उसका जो आइडियल सेल्फ है, मीन्स उसे क्या करना है, और उसका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट बना हुआ है, ये दोनों मैच नहीं करते, क्योंकि उसका इन्वायरमेंट ऐसा कभी नहीं रहा है, लेकिन आज उसे ये चीज़ें करनी पड़ रही हैं। सो वहाँ पे व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ हो सकता है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एंजाइटी भी हावी हो सकती है। सो वहाँ पे व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है। इसलिए सेल्फ कॉन्सेप्ट और आइडियल कॉन्सेप्ट दोनों का बैलेंस में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो आई होप आपको ये सेल्फ का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये यहाँ हम सेल्फ की बात कर रहे हैं, सो आपको ये सेल्फ समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करेंगे प्राणी तथा आत्मन में संबंध की, रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड सेल्फ। सो आगे हम देखते हैं कि व्यक्ति के आत्मन की उत्पत्ति या सेल्फ की उत्पत्ति प्राणी की अनुभूतियों से होती है। मीन्स यहाँ पे हम देखते हैं कि व्यक्ति खुद और उसका जो सेल्फ होता है, उसका जो आत्मन होता है, वो दोनों कोरिलेट होते हैं, क्योंकि व्यक्ति जो चीज़ें, जो भी अनुभूतियों को व्यक्ति महसूस करता है, या फिर उसके जो भी लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो फीलिंग्स होती हैं उसकी, वो व्यक्ति की ही होती हैं, और उन्हीं एक्सपीरियंसेस से व्यक्ति अपने सेल्फ को डेवलप करता है। इसलिए ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। आगे हम देखते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति में वैसी अनुभूतियाँ जिससे सेल्फ का निर्माण होता है प्राणियों की अनुभूति के अनुकूल होती हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति है, अगर कोई बहुत ही बहुत ही शांत फैमिली का पढ़ा लिखा सा एक व्यक्ति है, लेकिन अगर उसको बड़े होकर मजबूरी में कोई क्राइम करना पड़े तो उसके वो बहुत ज़्यादा वो एंजाइटी में चला जाता है, वो व्यक्ति डिप्रेस्ड भी हो सकता है। सो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट और उसकी जो परिस्थिति है वो दोनों मैच नहीं करती, तो ऐसा हो सकता है।
इसलिए व्यक्ति, हम देखते हैं कि जब व्यक्ति का सेल्फ और उसका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है वो दोनों में तालमेल होना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि जब व्यक्ति में एंजाइटी उत्पन्न होती है, कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं, आई थिंक सबके सामने ही कभी ना कभी इस तरह की सिचुएशंस आती हैं। व्यक्ति उसको किस तरह से हैंडल करता है? व्यक्ति उसके लिए रक्षात्मक व्यवहार करता है, व्यक्ति डिफेंस अपनाता है, डिफेंस मैकेनिज्म को अपनाता है, जिसकी चर्चा की फ्रायड ने भी अपनी थ्योरी में की हुई है, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म की। और यहाँ पे रोजर्स ने भी डिफेंस मैकेनिज्म की चर्चा की है। और रोजर्स ने 2 तरह के मैकेनिज्म के बारे में बतलाया है, एक तो विकृति और दूसरा है नकार। जब व्यक्ति एंजाइटी में होता है, एंजाइटी की अवस्था में होता है, तो व्यक्ति 2 तरह से अपने आप को बचाता है। पहला है विकृति, मीन्स इसमें व्यक्ति अपनी अनुभूतियों की गलत व्याख्या करता है। मीन्स व्यक्ति इसमें कई बार ऐसा करता है कि अपनी सोच को ही वो व्यक्ति बदल लेता है, अपने एक्सपीरियंसेस को ही व्यक्ति चेंज कर लेता है और वो अपने एंजाइटी को ख़त्म करना चाहता है। जैसे अगर हम इसको कंपेयर करें फ्रायड के डिफेंस मैकेनिज्म से, तो आपको याद होगा कि हमने फ्रायड की थ्योरी पढ़ते वक्त हमने डिफेंस मैकेनिज्म में हमने रैशनलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा था, युक्तिकरण। उसमें क्या होता है कि व्यक्ति को जब कोई चीज़ नहीं मिलती, जब व्यक्ति को उसकी पसंद की चीज़ नहीं मिलती, तो व्यक्ति अपने सोच को बदल लेता है और उस वस्तु में ही कोई ना कोई बुराई ढूंढ लेता है। जैसे हमने वहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया था, अंगूर खट्टे हैं। जब लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो उसने अंगूर खट्टे हैं कहकर उसने अपनी एंजाइटी को उसने दूर किया। अगर हम इस मैकेनिज़्म को हम कंपेयर करते हैं तो ये विकृति हमें फ्रायड के युक्तिकरण से रिलेटेड ही लगती है। आगे हम देखते हैं दूसरा जो मैकेनिज़्म रोजर्स के द्वारा बतलाया गया है वो है नकार, मीन्स एक्सेप्ट नहीं करना। इसमें व्यक्ति या प्राणी अपनी अनुभूति से अवगत नहीं होना चाहता है। मीन्स इसमें व्यक्ति उसकी जो अनुभूतियाँ होती हैं और उसके जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसके सेल्फ कॉन्सेप्ट में अगर कोई मिसमैच आ जाता है तो व्यक्ति उन अनुभूतियों को नकार देता है। मीन्स उसे ऐसा लगता है, वो उस चीज़ को भूल जाना चाहता है। हम इनकी इस रोजर्स के हम इस मैकेनिज़्म को हम फ्रायड के रिप्रेशन की तरह हम समझ सकते हैं। फ्रायड ने डिफेंस मैकेनिज़्म में रिप्रेशन की चर्चा की है, दमन की चर्चा की है, जिसको कि चयनात्मक विस्मरण भी कहा जाता है या फेनोमेनन ऑफ सेलेक्टिव फॉरगेटिंग भी कहा जाता है। अगर आपने फ्रायड की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख लें, वहाँ पे मैंने डिटेल में फ्रायड की थ्योरी को समझाया हुआ है। हमने देखा था कि दमन में व्यक्ति क्या करता है कि जब व्यक्ति की कोई अनवांटेड नीड होती है तो उसको व्यक्ति अपने अंदर दमन कर देता है, दबा देता है, उस चीज़ को व्यक्ति भूल जाना चाहता है। रोजर्स भी इसी तरह से इसकी व्याख्या करते हैं कि व्यक्ति अपनी अनुभूति से अवगत ही नहीं होना चाहता। इस तरह से इन्होंने सेल्फ और ऑर्गेनिज्म के बारे में इन्होंने संबंध बतलाया हुआ है। और आगे हम देखते हैं कि सेल्फ कॉन्सेप्ट तथा आइडियल कॉन्सेप्ट को क्यू सॉर्ट तथा कंटेंट एनालिसिस के द्वारा मापा जा सकता है। मीन्स रोजर्स बतलाते हैं कि हम व्यक्ति के सेल्फ कॉन्सेप्ट को किस तरह से मापेंगे या उसके आइडियल सेल्फ को हम किस तरह से मापेंगे। उसके लिए इन्होंने क्यू सॉर्ट को बहुत ही ज़्यादा उपयोगी बतलाया हुआ है। हम यहाँ थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं क्यू सॉर्ट टेक्निक क्या होती है। क्यू सॉर्ट टेक्निक जो होती है, इसको विलियम स्टीफेंस ने इसको डेवलप किया है और इसका उपयोग कंटेंट एनालिसिस के लिए किया जाता है। अगर हम सोशल साइंस की बात करें, हमारा ये सब्जेक्ट साइकोलॉजी भी सोशल साइंस के अंतर्गत ही आती है। अगर हम सोशल साइंस की बात करें तो सोशल साइंस में होने वाले जो रिसर्चेस होते हैं या फिर जो सर्वे होते हैं, तो उसमें ये मेथड क्यू सॉर्ट टेक्निक बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति किस तरह से सोचता है, उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट किस तरह से डेवलप हुआ है, इन चीज़ों को आसानी से मेज़र किया जा सकता है। साथ ही साथ हम आगे देखते हैं कि शोध में यह जांचने के लिए कि व्यक्ति कैसे सोचते हैं, इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। लोग किस तरह से सोचते हैं और उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट किस तरह से डेवलप होता है, तो इसके लिए क्यू सॉर्ट टेक्निक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक मानी जाती है। आगे हम देखते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसकी चर्चा रोजर्स ने की है। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की चर्चा मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि यूंग ने भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा प्रकाश नहीं डाला था।
आगे ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को बहुत ही अच्छे से ब्रॉड तरीके से इसको समझाया गया है। सो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मसिद्धि। आत्मसिद्धि एक ऐसा बल होता है जो व्यक्ति की हेरिडिटी का हिस्सा होता है। मीन्स आत्मसिद्धि, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसके लिए व्यक्ति निरंतर यहीं तक पहुंचने के लिए व्यक्ति हमेशा प्रेरित होता है, और ये हर व्यक्ति के अंदर जन्म से ही बाय बर्थ होता है। हेरिडिटी मीन्स उसके अनुवांशिक रूप से ये चीज़ें हर व्यक्ति के अंदर होती हैं। ये अलग बात है कि कुछ व्यक्ति अपनी इस आत्मसिद्धि, इस अंतर शक्ति को बहुत जल्द पहचान लेते हैं, और कुछ व्यक्ति जल्दी इसको पहचान नहीं पाते। साथ ही कुछ व्यक्तियों के अंदर ये बहुत अच्छे से डेवलप हो जाती है, कुछ व्यक्तियों के अंदर ये अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती। लेकिन ये सबके अंदर बाय बर्थ ही होती है। इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में बतलाया गया है, जिसको हम वन बाय वन हम देख लेते हैं। आत्मसिद्धि हर व्यक्ति के अंदर एक अनोखी अंतर शक्ति के रूप में होती है, और प्राणियों में इसको पहचानने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। मीन्स हर व्यक्ति के अंदर एक यूनिक पोटेंशियल ये होता है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो कि उसे दूसरे व्यक्ति से अलग बनाती हैं, जिसको कि हम आगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस में हम बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। और व्यक्ति इसको पहचान भी सकता है, लेकिन कई बार कुछ व्यक्ति इसको नहीं पहचान पाते। लाइफ टाइम उनको, पूरा लाइफ उनकी चली जाती है, लेकिन वो इसको पहचान नहीं पाते। लेकिन हर व्यक्ति के अंदर ये मौजूद होता है, और एक यूनिक पोटेंशियल ये होता है। आगे हम देखते हैं कि यह सरल से जटिल की ओर विकसित होती है। मीन्स पहले तो ये पोटेंशियल के रूप में होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर ये एक पोटेंशियल के रूप में होती है, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है और वो अपने आसपास की चीज़ों से एक्सपीरियंस लेने लगता है, जैसे जैसे उसकी अनुभूतियाँ होने लगती हैं, वैसे वैसे व्यक्ति का सेल्फ एक्चुअलाइजेशन डेवलप होने लगता है। इसलिए इसको कहा जाता है कि ये सरल से जटिल की ओर विकसित होती है। मीन्स स्टार्टिंग में तो बहुत ही ये सिंपल होता है, एक पोटेंशियल के रूप में होता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे ये एक कॉम्प्लेक्स के रूप में ये डेवलप होने लगता है। आगे हम देखते हैं कि जैसे जैसे व्यक्ति की अनुभूतियाँ मजबूत होती हैं, उसका सेल्फ भी मजबूत होता जाता है। आगे हम देखते हैं, इससे व्यक्ति में क्रिएटिविटी बढ़ती है। मीन्स व्यक्ति जो क्रिएटिव व्यक्ति होते हैं, हम कह सकते हैं कि वो अपने पोटेंशियल को पहचान चुके होते हैं, और वे निरंतर एक नई क्रिएटिविटी में अपनी एनर्जी को, अपने पोटेंशियल को वो लगाते हैं। आगे हम देखते हैं कि यह एक डायनेमिक फोर्स है। जिस व्यक्ति में यह पर्याप्त मात्रा में होता है, उसमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। मीन्स हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी लाइफ में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, और उनको वो सभी चीज़ें मिलती हैं क्योंकि वो लगातार कंटिन्यूअसली वो ये ट्राई करते रहते हैं, वो निरंतर अपनी कोशिश करते रहते हैं, और कभी ना कभी उनको वो चीज़ें मिल भी जाती हैं क्योंकि वो रुकते नहीं हैं। हम कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्तियों में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, वो अपने पोटेंशियल की वो पहचान कर चुके होते हैं और निरंतर उसको डेवलप कर रहे होते हैं, और अंततः एक दिन वो उसको प्राप्त कर लेते हैं। साथ ही हम कई व्यक्तियों को देखते हैं कि जो कि थोड़ी सी चीज़ें मिलने पर ही अपनी लाइफ में वो काफ़ी सेटिस्फाइड हो जाते हैं, और वो वहीं तक वो रुक जाते हैं। उन व्यक्तियों में भी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है, लेकिन वे उसका सही उपयोग नहीं कर पाते। लेकिन कुछ व्यक्तियों में ये पर्याप्त मात्रा में होती है। कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को अंदर से ये प्रेरित करता है कुछ बेटर करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, और हमेशा कुछ बड़ा करने के लिए, और व्यक्ति कभी ना कभी अपने गोल को पा लेता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति में पर्याप्त मात्रा में होता है, उसमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। ये तो हुई सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात, और यहाँ पे रोजर्स की थ्योरी यहाँ कंप्लीट होती है। आगे हम देखते हैं कि रोजर्स ने 2 तरह की नीड्स के बारे में बतलाया है, पॉजिटिव रिगार्ड फॉर अदर्स और सेल्फ रिगार्ड, आत्मसम्मान और दूसरों के लिए स्वीकारात्मक स्नेह। मीन्स रोजर्स ने बताया कि हर व्यक्ति के अंदर ये 2 नीड्स हमेशा होते हैं। जब उसको दूसरों से अनुमोदन मिलता है, उसको दूसरों से एक्सेप्टेंस मिलती है, तो उसको बहुत ही खुशी होती है, और व्यक्ति की ये बेसिक नीड है रोजर्स के अकॉर्डिंग। और साथ ही व्यक्ति में
सेल्फ रिगार्ड आत्मसम्मान की भी नीड पाई जाती है। सो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। कई बार इस तरह के क्वेश्चंस आपको कथन निष्कर्ष वाले सेक्शन में आते हैं। सो आपको इनकी थ्योरी और इनका एक एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। और आगे हम देखते हैं कि व्यक्ति इन्हें बचपनावस्था में ही सीख लेता है। जब व्यक्ति को उसके पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा स्नेह मिलता है, पर्याप्त मात्रा में स्नेह मिलता है, वहीं से मीन्स बचपन से ही व्यक्ति के अंदर ये दो नीड्स डेवलप होने लगते हैं और ये लाइफ टाइम तक ये व्यक्ति को ये नीड मीन्स व्यक्ति की ये नीड हमेशा ही होती है। बचपन से लेकर के मरने तक व्यक्ति के अंदर ये नीड होती ही होती है। सो यहाँ हमने देखा कि व्यक्ति के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं, उसके जो भी नीड्स होते हैं, वो बचपनावस्था से ही वो स्टार्ट हो जाते हैं। सो यहाँ पे रोजर्स की थ्योरी कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये थ्योरी बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं और आप हमारे साथ बने रहें। और आगे हम देखते हैं कि रोजर्स ने अपने सिद्धांत में अनकॉन्शियसनेस को महत्व नहीं दिया, और क्योंकि रोजर्स ने रोगियों के लिए, मानसिक रोगियों के लिए उन्होंने क्लाइंट वर्ड का यूज़ किया, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रभावकारी हुआ साइकोलॉजी के क्षेत्र में, और इसके लिए इनको काफ़ी प्रशंसा भी मिली। और अगर हम आज की बात करें तो आज भी रोगियों को, मानसिक रोगियों को हम क्लाइंट कहकर ही संबोधित करते हैं। सो क्योंकि इनकी थ्योरी में इन्होंने बहुत ही नए नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में बतलाया और व्यक्ति को एक पॉजिटिव वे में इन्होंने व्यक्ति की व्याख्या की है, इसलिए इनकी थ्योरी को हम पॉजिटिव साइकोलॉजी भी कहते हैं। लेकिन इन्होंने अपने सिद्धांत में अनकॉन्शियसनेस की चर्चा कहीं पे भी नहीं की है। इस पॉइंट पर इनकी आलोचना होती है। सो आज की वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ और हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम मैस्लो के बारे में, अब्राहम मैस्लो के बारे में हम उनकी थ्योरी को पढ़ेंगे, उनकी थ्योरी के बारे में हम चर्चा करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।